हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वक्फ। वक्फ एक्ट 2025 आया है। हम उस एक्ट को देखते हैं। पहले हम समझते हैं वक्फ है क्या। ये कंट्रोवर्सी या जो एक्ट है, ये कंट्रोवर्शियल एक्ट है। ये क्यों आया था, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कंसिडरेशंस हैं, और जो अब ये एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया वो क्या चीज प्रॉमिस करता है। आई नो दिस टॉपिक कैन बी कंट्रोवर्शियल, पर आई विल मेंटेन अ प्रॉपर सेक्युलर कैरेक्टर या सेक्युलर स्टैंड इन एक्सप्लेनिंग द टॉपिक। तो जो इस टॉपिक की कमियां हैं या जो भी नेगेटिव इंपैक्ट्स हम वो भी डिस्कस करेंगे, जो इस टॉपिक के अंदर पॉजिटिव चीजें हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं व्हाट इज वक्फ। वक्फ की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वक्फ होता क्या है। वक्फ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको एक वाकिफ जो है या जो डोनर है वो डोनेट करता है। तो क्या है, वक्फ इज अ परमानेंट वक्फ इज अ परमानेंट डेडिकेशन ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अ मुस्लिम। तो कौन सी कम्युनिटी का है ये, मुस्लिम। बाय अ मुस्लिम जिसको बोलते हैं वक्फ या डोनर, फॉर पर्पसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय इस्लामिक लॉ। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं है, ये जो इस्लामिक लॉ है, इनकी जो रिलीजियस बुक है उसकी बात करते हैं। बाय इस्लामिक लॉ एज पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल। तो अगर कोई मुस्लिम डोनर की प्रॉपर्टी को डोनेट करता है, किस किस चीज के लिए, पायस, उसको लगता है कि मैं पवित्र हो जाऊंगा, रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो वो बॉडी किसके अंदर या वो प्रॉपर्टी बेशक मूवेबल है या इमूवेबल है, वो किसके अंदर आएगी, वो वक्फ के अंदर आएगी। प्रॉपर्टी वंस डेडिकेटेड, अगर आपने एक बार डेडिकेट कर दी है, बिकम्स इनएलिनिएबल, मतलब वो कैनॉट बी सोल्ड, ट्रांसफर्ड और इनहेरिटेड। अगर आपने एक बार डोनेट कर दी है तो ना ही उस प्रॉपर्टी को कोई सेल कर पाएगा, ना ही इनहेरिट हो पाएगी, और ना ही वो ट्रांसफर होगी। क्योंकि अब उसको मैनेज कौन करेगा, उसको मुतवली मैनेज करेगा। मुतावली कौन है, केयरटेकर या मैनेजर, जिसको प्रॉपर्टी दी गई है या जिस संस्था को प्रॉपर्टी दी गई है। तो प्रॉपर्टी देते किसको है, वक्फ बोर्ड को देते हैं। और देता कौन है, एक वाकिफ या डोनर देता है, और उस प्रॉपर्टी को मैनेज किया जाएगा। अब ना ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, ना ही सेल होगी, और ना ही इनहेरिट होगी। तो ये क्या है, ये एक बेसिक डेफिनेशन है वक्फ की कि वक्फ है क्या। ठीक है जी। हम देखेंगे कि पर्पसेस क्या क्या है प्रॉपर्टी के लिए। तो सबसे पहले पर्पस क्या है, रिलीजियस। अब रिलीजियस में क्या आ जाएगा, मॉस्क्स, मदरसास एंड ग्रेवयार्ड्स। तो प्रॉपर्टी किस किस पर्पस के लिए दी जाती है, या तो प्रॉपर्टी दी जाएगी मॉस्क को या मदरसास को टीचिंग के लिए, या ग्रेवयार्ड को दफनाने के लिए। फिर सेकंड पर्पस क्या है, चैरिटेबल। उसमें क्या है, वो स्कूल्स को दी जाएगी, हॉस्पिटल्स को दी जाएगी, या ऑर्फनेजेस को दी जाएगी। जो चैरिटेबल पर्पस है ये मेजरली फुलफिल नहीं होता। थर्ड आपका है सोशल वेलफेयर। इसमें क्या आएगा, एड टू द पुअर एंड स्कॉलरशिप्स, ये भी फुलफिल नहीं होता। ये दो जो लास्ट वाले हैं बहुत कम फुलफिल होते हैं। सबसे ज्यादा फुलफिल कौन सा होता है, रिलीजियस पर्पस। और यही मेन पर्पस है किसका, वक्फ प्रॉपर्टी का या वक्फ बोर्ड का, कि वो लोगों से प्रॉपर्टी लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन और उसको मैनेज करते हैं, मुतवली करते हैं। ठीक है जी। फिर देखते हैं इसका लीगल फ्रेमवर्क कि प्री इंडिपेंडेंस क्या लीगल फ्रेमवर्क था। तो वी हैड वन एक्ट, वो क्या था, वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट, जो इस ट्रांसफर को वैलिडेट करता था। और ईयर क्या था, 1913, और बाद में कब बना, वो 1930 में अमेंड हुआ। मेनी वक्फ प्रॉपर्टीज मिसमैनेज्ड या एनक्रोच्ड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिसको मिसमैनेज किया गया, जिसके ऊपर एनक्रोचमेंट की गई, या इस एक्ट के थ्रू लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर एनक्रोचमेंट की गई। तो हमने बोला कि कॉलोनियल पीरियड में इसके साथ भी क्या हुआ है, एनक्रोचमेंट हुई है। अब देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्ट क्या है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम देखेंगे वी हैड 1954 एक्ट। उसने क्या किया, उसने स्टेट वक्फ बोर्ड बना दिया है। तो उन्होंने बोला कि जितने भी स्टेट्स हैं उनका इंडिपेंडेंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट वक्फ बोर्ड होगा, और हर स्टेट अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करेगा। फिर आपके पास 1995 का एक्ट आया। अब आपने यहां पे ध्यान रखना है, 1995 और 54 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 54 से वो एक्ट चल रहा था और 95 में नया एक्ट आया। इसमें क्या है, इट रिप्लेस द 1954 एक्ट, मोर कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था। ये एक्ट क्या था, ये एक्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था। इसमें बोला गया कि आपके पास एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड होगा। वो क्या होगी, वो एडवाइजरी बॉडी होगी। अब हमने बच्चों देखा कि फेडरलिज्म क्या होता है, वी हैव वन सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट अथॉरिटी, और बाकी वी हैव स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी। तो उन्होंने बोला कि क्या होगा, आपके पास एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड होगा जो सेंटर का होगा, या जो सारे स्टेट्स को मैनेज करेगा। वो क्या है, वो एडवाइजरी बोर्ड है, सिर्फ एडवाइस दे सकता है। फिर हमारे पास स्टेट वक्फ बोर्ड है। उसमें क्या है, इट विल मैनेज सर्वे एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो ये क्या करेगा, ये प्रॉपर्टीज को मैनेज करेगा, प्रॉपर्टीज को सर्वे करेगा, और प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रेशन करेगा। क्योंकि आपका जो प्रॉपर्टी है वो इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट के अंदर डाल दिया है।
फिर आपके पास क्या वक्फ ट्राइब्यूनल्स, ये क्या है, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए ये जुडिशरी का काम करेंगे। ये क्या करेंगे, ये कोई भी प्रॉब्लम है उसको हियर करेंगे और डिसीजन देंगे। अब यहां पे हमने समझना क्या है कि जो भी ट्राइब्यूनल्स हैं इनका डिसीजन फाइनल होगा और इसके अगेंस्ट आप अपील नहीं डाल सकते। दिस वाज द मेजर कंट्रोवर्शियल पॉइंट। फॉर सपोज देयर इज द पर्सन ए, ये पर्सन है बी है, अब ये है मुस्लिम, ये है नॉन मुस्लिम। अब ए ने बोला, दोनों के अंदर दोस्ती अच्छी है ना, गुड फ्रेंडशिप। अब ए ने बोला बी को कि आपकी प्रॉपर्टी बहुत कॉस्टली है, आप मुझे प्रॉपर्टी दे दो। बी कहता है कि नहीं, आई विल नॉट गिव यू द प्रॉपर्टी, इट इज माय प्रॉपर्टी। अब ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा जाके स्टेट वक्फ बोर्ड को कि जो ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर या फादर ने कभी भी नमाज अदा की थी या उन्होंने कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस की थी, सो ये प्रॉपर्टी अब मैं डोनेट करना चाहता हूं किसको, स्टेट वक्फ बोर्ड को, कि ये रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट हो जाए। अब इसकी प्रॉपर्टी जो है बच्चों ले ली जाएगी और इसके पास अपील डालने के लिए ट्राइब्यूनल क्या है, वक्फ ट्राइब्यूनल। अब आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप वक्फ ट्राइब्यूनल में ही अपील डालोगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो मुस्लिम मेजॉरिटी है क्योंकि मुस्लिम्स के लिए है, तो यहां पे कंसिडरेशन आ जाती है कि यहां पे सुनवाई नहीं होगी किसकी, बी की, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। तो हमने बोला कि जो ये चीजें हैं इन चीजों को हमने अमेंड किया 1995 में, उसके बाद हमने 2013 में दोबारा अमेंडमेंट लेकर आए। हमने बोला देयर विल बी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर एनक्रोचमेंट, कि आप किसी की प्रॉपर्टी को एनक्रोच नहीं कर सकते। डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स आपके हैं उसको हम डिजिटलाइज करेंगे। एंड कंपलसरी सर्वे, जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज हैं वो कंपलसरी सर्वे की जाएंगी। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी कि जो नॉन मुस्लिम्स की लैंड है या गवर्नमेंट लैंड है उसको एनक्रोच किया जा रहा था और वक्फ ट्राइब्यूनल क्या करता था, अपना डिसीजन दे देता था, एंड वंस दे डिलीवर देयर डिसीजन तो वो इरिवोकेबल था, उसके अगेंस्ट अपील नहीं डलती थी। दिस वाज द प्रॉब्लम, दिस वाज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वी वर फेसिंग एट दैट टाइम। तो हमने क्या किया, इसको हमने अमेंड किया 2025 में। तो पहले देखेंगे की स्टैटिस्टिक्स क्या है वक्फ, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम अब अमेंडमेंट लेकर आए हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या है, इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट वक्फ एसेट्स ग्लोबली आफ्टर सऊदी अरेबिया एंड ईरान। तो इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट एसेट्स है। वो कहते हैं कि आपकी पॉपुलेशन बहुत कम है, मेजरली आपकी कम्युनिटी गरीब है, इट इज वेरी पुअर, ठीक है, बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी इतनी प्रॉपर्टीज आपने कैसे एक्वायर कर ली, क्वेश्चन मार्क ये है। जब आप लोग काम नहीं करते, आप लोग पुअर हो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, आपको नॉलेज नहीं है, बेसिक चीजें आपको नहीं पता है, तो आपने इतनी प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर कर ली विदाउट डूइंग बिजनेस। तो आपने क्या किया, आपने एनक्रोच किया है, एंड दिस हैज बीन द पॉइंट। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो हमने बोला कि ये चीज इंडिया में परमिसिबल नहीं है कि पॉपुलेशन बहुत कम है, आपने प्रॉपर्टीज एनक्रोच कर ली, ठीक है जी। सेकंड ने बोला अराउंड 8 लाख प्लस रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज स्प्रेड ओवर 6 लाख एकड़ ऑफ लैंड। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है बेटा, 6 लाख एकड़ लैंड, 6 लाख एकड़ लैंड के ऊपर 8 लाख प्लस प्रॉपर्टीज, तो सीरियसली क्या है, ये इंक्रोचमेंट ही और क्या है। थर्ड क्या था, वैल्यूएशन एस्टिमेटेड ओवर 2 लाख करोड़। अगर इतनी आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपकी कम्युनिटी गरीब क्यों है। अब कहते हैं ना स्टैटिस्टिक्स मैच नहीं होते, एक तरफ आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, दूसरी तरफ आपकी कम्युनिटी बहुत गरीब है, थर्ड आप किसी की सुनते नहीं हो, फोर्थ आपको नॉलेज नहीं है, फिफ्थ आप अनएजुकेटेड हो मेजरली, सिक्स्थ आप कोई काम करते नहीं हो, सेवंथ है आप जो काम करते हो वो क्या है, वो सोसाइटी में एक अनसर्टेनिटी लेकर आता है। तो ये सारी चीजें हमने ध्यान में रख के बोला कि ये चीज नहीं हमारी एक्सेप्टेबल है। इश्यूज में देखें, एनक्रोचमेंट सबसे बड़ा इशू था, करप्शन बहुत बड़ा इशू है, पुअर डॉक्यूमेंटेशन और पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, तो ये बहुत बड़े इश्यूज थे। तो इसके लिए हमने बोला कि नहीं भैया, जो ये एक्ट है 2013 का, इट इज नॉट परमिसिबल, इट विल नॉट गो हैंड इन हैंड विद द इंडियन डेमोक्रेसी, हम इसको चेंज करेंगे। और हमने 2025 में हम न्यू एक्ट लेकर आए हैं, ठीक है जी। बाकी की पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल में हम देखें तो वी हैव सम आर्टिकल्स, पहले आर्टिकल 25 एंड 26, वो कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो हम कहते हैं कि ठीक है, हमारे संविधान में लिखा है कि आर्टिकल 25 में आपका फंडामेंटल राइट है कि आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज करो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, क्योंकि इंडिया सेक्युलर कंट्री है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फ्रीडम को यूज करते हुए किसी और के फ्रीडम को इंक्रोच करो, दैट इज नॉट अ थिंग एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। सेकेंडली, अगर आपके पास फ्रीडम है तो वो रिस्ट्रिक्टेड है, एब्सोल्यूट नहीं है, आप किसी और का फ्रीडम वॉलेट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हमारे पास आर्टिकल 30 है, वो कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस। तो हमने बोला कि ठीक है, आप इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करो, सरकार आपको हेल्प करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सरकार आपको हेल्प कर रही है तो आप गवर्नमेंट को ही आके दिखाओ या गवर्नमेंट से ही आप क्या करो, पंगा लो और गलत चीजों को आप एंडोर्स करो। फिर हमने बोला वक्फ इज कंसिडर्ड, वक्फ के हम स्टेटस की बात करते हैं, इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन राइट्स बट नॉट ऑल एस्पेक्ट्स आर एसेंशियल प्रैक्टिसेस। हमने बोला बिल्कुल सही बात है
कि रिलीजियस डिनोमिनेशन राइट तो है पर एसेंशियल प्रैक्टिस हर चीज में नहीं है, हर चीज एसेंशियल नहीं है आपकी। गवर्नमेंट आर्ग्यूज वक्फ इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर लॉ नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो गवर्नमेंट बता कहती है कि आपने बोला कि हम चैरिटी में प्रॉपर्टी दे रहे हैं कि ये जो है ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन लॉ के अंदर तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता ही नहीं है। जब ये नहीं आता तो क्लियरली वक्फ क्या कर रहा है बच्चे, वक्फ आर्टिकल 30 को वॉलेट कर रहा है, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 को वॉलेट कर रहा है। एक चीज आपने चैरिटी के लिए बनाई तो आप उससे फंडामेंटल राइट थोड़ी बना दोगे। जब लॉ के अंदर आपकी चीज जस्टिफाइड नहीं हो रही तो आप कैसे काम करोगे। तो ये कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है। फिर देखते हैं प्रोबेबल क्या है या प्रॉब्लम्स क्या है वक्फ मैनेजमेंट में। तो 5 या 6 प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई की हैं इसके अंदर, 5 यहां पे हैं। तो सबसे पहले क्या, एनक्रोचमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनक्रोचमेंट। मेनी प्रॉपर्टीज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एनक्रोचमेंट। दूसरा है करप्शन या मिसमैनेजमेंट। फंड्स डाइवर्टेड पुअर ऑडिटिंग, तो कहते हैं कि फंड्स बहुत सारे डाइवर्ट हुए, ऑडिटिंग पूरा पता ही लगता पैसा जाता क्या पैसा आता कहां से है, गरीब कम्युनिटी है ना बच्चों। थर्ड है पुअर डॉक्यूमेंटेशन। मेनी वक्फ्स लैक क्लियर डीड्स, वक्फ बाय यूजर क्लेम्स कॉज डिस्प्यूट्स। उन्होंने बोला कि डीड ही क्लियर नहीं है, आपने प्रॉपर्टी एनक्रोच करी, डीड आपकी क्लियर नहीं है और आप कहते हो प्रॉपर्टी हमारी है, दिस इज ऑल अ क्रैप। फोर्थ है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट मेंबर्स लीडिंग टू पैट्रोनेज। वो कहते हैं कि हम एक कम्युनिटी को प्लीज करने के लिए मेंबर्स वहां पे अपॉइंट कर देते हैं और वो क्या करते हैं, वो एनक्रोच करते हैं, एंड दैट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल थिंग। लास्ट है जुडिशियल बर्डन। थाउजेंड्स ऑफ वर्क डिस्प्यूट्स पेंडिंग इन कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। वो कहता है कि इनके डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा पेंडिंग है कोर्ट्स में, ट्राइब्यूनल्स में, और होता क्या है कि ये कैरी ऑन होते रहते हैं, लिंगर ऑन होते रहते हैं और लोगों को बहुत दिक्कत आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके हमने बोला कि हमें इसको क्या करना है, इसको रिकरेक्ट करना है। तो हम लेकर आए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। अब हम इसमें देखेंगे कि एक्ट में क्या है। Now we will see what is in the act and we will see the basic and most important things जो समझनी है। सबसे पहले हम क्या लेकर आए, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स। हमने बोला सेंट्रल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड्स कैन हैव नॉन मुस्लिम मेंबर्स फॉर एडमिन एंड फाइनेंस रोल्स। उन्होंने बोला कि आप एक कम्युनिटी को प्रॉपरली या प्योरली रिलीजियस नहीं बना सकते। जो भी आपके मैनेजमेंट बोर्ड है उसमें क्या होंगे, नॉन मुस्लिम्स होंगे, क्योंकि वो भी अपना क्या करेंगे, डिसीजन देंगे। ठीक है वो एडमिन और फाइनेंशियल पर्पसेस के लिए, बट दे विल आल्सो गिव देयर डिसीजन एंड यू शुड रिस्पेक्ट कि जो उन्होंने चीज बोली है वो भी ट्रू स्टैंड होती है सोसाइटी के अंदर। सेकंड क्या है, बैन ऑन वक्फ बाय यूजर। उन्होंने बोला ये टर्म बड़ी वेग है, इट इज वेरी वेग टर्म, वी विल नॉट गो बाय दिस टर्म। क्या बोला, प्रॉपर्टीज दैट बिकम वक्फ बाय लॉन्ग यूसेज कैन नॉट बी न्यूली क्लेम्ड। उन्होंने बोला है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी ऐसी है तो ये नहीं कि आपने आज उसको क्लेम कर लेना, आज आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर पहले क्लेम नहीं किया तो अब आप क्लेम नहीं करोगे, अगर आपने क्लेम करना था तो आपने पहले करना था। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम अब इसको क्लेम करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को वक्फ बना देंगे। फिर आपका है एग्जिस्टिंग वंस अंडर स्क्रूटनी की, जो भी आपकी प्रॉपर्टी पहले आपके पास है उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर की है, मुतवली कौन है प्रॉपर्टी का, वाकिफ या डोनर कौन है, और उस प्रॉपर्टी के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देखे जाएंगे, उसके बाद ही आपको प्रॉपर्टी दी जाएगी। फिर आपको क्या, एलिजिबिलिटी टू क्रिएट वक्फ। उन्होंने बोला डोनर मस्ट बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, कि जो भी आपका डोनर है तो प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, कि वो एसेंशियल प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है, 5 साल से वो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर है, एसेंशियल प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है, उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है। ऐसे कोई प्रॉपर्टी डोनेट नहीं करेगा, ऐसे कोई प्रॉपर्टी डोनेट नहीं करेगा। तो उन्होंने ये भी बोला है इसके अंदर। बट जस्ट अ सेकेंड, रीस्टार्ट हो रही है क्योंकि वो भी बेचारी हीट अप होगी सुन के कि मुस्लिम कम्युनिटी में क्या चल रहा है और वक्फ को कैसे मिसयूज कर रहे हैं। सो वी आर रीस्टार्टिंग द स्लाइड्स एंड वी विल सी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जस्ट 1 मिनट। तो हमने चीज ध्यान रखनी है कि जो ये हमारा टॉपिक है, इट इज वेरी असेंशियल टॉपिक, इट इज वेरी नेसेसरी टॉपिक। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे एंगल्स आपके क्लियर कर देगा जो सोसाइटी में चल रहा है। लेट्स वेट फॉर सम 30 40 50 सेकेंड्स so that the screen can be started. ना बच्चों ये भी गुस्सा कर गया कि क्या चल रहा है सोसाइटी में, बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे और आप देख सकते हो कि क्या इरेशनल चीजें हैं सोसाइटी के अंदर। तो बड़ा गुस्सा लाजमी है, कई बार आपके नॉन लिविंग थिंग्स भी गुस्सा कर जाते हैं, तो उसमें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए बच्चों, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना, ये बात है। हाँ बेटा यहाँ पे थे हम ना।
तो वी शुड रिस्पेक्ट द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो ये चीजें हैं, ठीक है जी। उन्होंने बोला कि 5 इयर्स के लिए आपने करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट हमारे पास क्या, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स एंड रजिस्ट्रेशन। उन्होंने बोला है कि देयर इज मैंडेटरी जियो टैगिंग, कोऑर्डिनेट्स को अपने ज्योग्राफिकली टैग करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, पब्लिक नोटिस निकालना है बिफोर डिक्लेयरिंग प्रॉपर्टी एज वक्फ। आपने ऐसा नहीं करना कि आज आपका मन किया आपने बोल दिया ये XYZ प्रॉपर्टी वक्फ है, नहीं, आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी, आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। फिर क्या, ट्राइब्यूनल्स एंड अपीलेट मैकेनिज्म स्ट्रेंथन्ड वक्फ ट्राइब्यूनल्स, अपील्स अलाउड टू हाई कोर्ट, अर्लियर अपील वाज लिमिटेड। तो उन्होंने बोला है कि पहले अपील होती ही नहीं थी, डिसीजन फाइनल था, अब बोला कि नहीं, आप डिसीजन दोगे, आप अपील दोगे, कहां दोगे, हाई कोर्ट के अंदर अपील जाएगी, दो इट इज लिमिटेड बट यू कैन अपील इन द हाई कोर्ट एंड यू कैन चैलेंज द डिसीजन ऑफ द वक्फ बोर्ड। फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, एनुअल ऑडिट्स मैंडेटरी कर दिए हैं, मुतवलीज कैन बी रिमूव फ्रॉम करप्शन मिसयूज, जो भी मैनेजर है उसको रिमूव कर सकते हैं अगर वो करप्शन करता है, अगर मिसयूज करता है, उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन होगा और आप किसी की प्रॉपर्टी को आप ऐसे एक्वायर नहीं करोगे, ठीक है जी। अब देखते हैं ये चीजें कंट्रोवर्शियल क्यों हैं। तो कंट्रोवर्शियल में देखते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस ओवरसाइट। तो उन्होंने बोला है कि जो मुस्लिम बॉडीज हैं दे फियर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, वो कहते हैं कि हमें डर है कि सरकार अगर इसके अंदर क्या करेगी, इंटरवीन करेगी तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो सरकार कहती है ऐसा कुछ नहीं है, आप डरते क्यों, अगर आप सच्चे हो, आपने सही काम किया, यू आर एथिकल, तो व्हाई आर यू हैविंग अ फियर कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। सेकंड है इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स। उन्होंने बोला सीन एज डाइल्यूटिंग रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ वक्फ बोर्ड्स, गवर्नमेंट सेड इज ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव। तो हमने बोला कि हमारी कंट्री सेक्युलर है ना बच्चे, दिक्कत क्या है, आपके पास इंटीग्रिटी है, आपके पास ऑनेस्टी है, आप एथिकल हो, तो अगर नॉन मुस्लिम आ जाएंगे तो दिक्कत है ही क्या आपको। वैसे भी तो आपकी पॉपुलेशन लिमिटेड है, पढ़ी लिखी नहीं है, जितने पढ़े लिखे हैं आपकी पॉपुलेशन में से वो बहुत हाई हैं, बाकी आपकी मेजरली पुअर हैं। तो बच्चे उसको तो समझाना है ना कि चीजें कैसे होती हैं। तो सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड आपका है जी एसेंशियल प्रैक्टिसेस वर्सेस प्रैक्टिस डिबेट। तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट कहती है वक्फ इज इस्लामिक कॉन्सेप्ट बट नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस, पेटिशनर्स कहते हैं इट इज इंटीग्रल टू इस्लामिक चैरिटी एंड कम्युनिटी वेलफेयर। तो बच्चे बात यहाँ पे है ना, अगर आप ये कहते हो कि हमारे इस्लामिक चीजें हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लेकर आओ, क्यों नहीं लेकर आते आप आर्टिकल 44, ब्रिंग आर्टिकल 44 ना। हर चीज आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग थोड़ी मोल्ड कर लोगे, कुछ चीजें प्रैक्टिकल भी तो है, उसको भी तो समझना है। तो यहाँ पे वही बात की है। तो आप कहते हैं एक तरफ चैरिटी है, कम्युनिटी वेलफेयर है, तो बेटा फिर वो चीज पॉसिबल नहीं है ना। जब वेलफेयर की बात आती है तो आपको चाहिए सब कुछ, जब आपने वेलफेयर करना है आपने देना कुछ भी नहीं है, तो बेटा ये वन साइड गिव एंड टेक थोड़ी है ये। फोर्थ है फियर ऑफ लूजिंग प्रॉपर्टीज। अब फियर इसलिए है ना, फियर सच्चा है बच्चे, फियर इज और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, और वो सच्चा है क्यों, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रॉपर्टीज ऐसी इन्होंने मिसमैनेज तरीके से एनक्रोच की हुई है। रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूजर may disposes many long used mosques, दरगाह, ग्रेवयार्ड्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो ठीक है ना यार, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपको क्यों जगह दी जानी चाहिए, क्यों दी जानी चाहिए आपको, जब आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। एक तरफ आपको तो चीज हमारी है, दूसरे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, आपको नहीं देनी चाहिए हमें चीजें। फिर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो आपके एक है असउद्दीन ओवैसियन, मुस्लिम बॉडीज, प्रीचर ऑफ इस्लामिक लॉ इन इंडिया, है ना। तो उन्होंने कई सेवरल पिटिशंस फाइल की हैं, ठीक है, बोलने में बहुत अच्छे ओरेटर हैं पर फैक्ट्स में जीरो हैं। तो पहले की आर्गुमेंट क्या, वॉलेट्स आर्टिकल 25 एंड 26 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यार आपकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ही नहीं है तो कैसे हो गया ये वॉलेट, दिस इज नॉट अ वॉलेशन। इंटरफेरेंस इन माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी है, 6 लाख एकड़ लैंड आपने ले ली, 8 लाख प्लस लैंड्स आपकी कहते हैं रजिस्टर्ड है, फिर आप कहते हो माइनॉरिटी कैसे हो गया। अगर माइनॉरिटी हो तो यू शुड रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इंटरिम स्टे ऑन सम प्रोविजन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, हम जो 2025 का एक्ट है उसके ऊपर क्या करते हैं, इंटरिम स्टे लगा देते हैं। सीजे गवाही ने क्या बोला, वक्फ इज इस्लामिक कॉन्सेप्ट बट नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। बेटा आपका ये रिलीजन इसको सपोर्ट नहीं कर रहा और आप दोष इसका निकाल रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन का, दिस इज अ वेरी बैड थिंग, और कई केसेस इसके ऊपर ऑनगोइंग है। अब पॉलिटिकल एंड सोशल रिएक्शंस में देखें, सबसे पहले क्या, ऑपोजिशन एंड मुस्लिम ग्रुप्स, उन्होंने क्या बोला है, अब आपको पता है ना, जिहाद का झंडा लेके आगे जाते हैं, कॉल्ड इट अटैक ऑन रिलीजियस फ्रीडम, they have called it attack on religious freedom, this is not an acceptable thing, ठीक है जी। सेकंड क्या गवर्नमेंट ने बोले, says aim is transparency and anti corruption। सरकार तो बोल रही है बच्चे ट्रांसपेरेंट मेथड से चलेंगे, एथिकल मेथड से चलेंगे, इंटीग्रिटी वाले मेथड से चलेंगे, और हम जो करप्शन है आपके अंदर वो टैकल करेंगे। फिर रिलीजियस कंट्रोवर्सीज में क्या आता है, अगर प्रोटेस्ट में देखें, वॉयलेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, मुर्शिदाबाद वॉयलेंस इन बंगाल। अब देखो वॉयलेंस करने में सबसे आगे हो, ठीक है, डोनेशन करने में अपनी कम्युनिटी को सबसे आगे हो, पर जब सरकार भी प्रोविजन लेकर आ रही है तो सबसे पीछे, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते। इसमें कहेंगे सबसे पहले क्या है हमारे पास, आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड लीज लैंड वर्थ 2000 करोड़ फॉर एमएसएमई पार्क, ठीक है जी। उन्होंने क्या किया,
2000 करोड़ की लैंड को लीज कर दिया। डिबेट ऑन कमर्शियलाइजेशन, अब खुद तो कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि हमारे लॉ में लिखा है कि आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं लेनी है, कमर्शियलाइजेशन नहीं करनी है, खुद ही कमर्शियलाइजेशन करी जा रहे हो। दूसरा जेएनके में देखो हजरतबल श्राइन एम्बलम वेंडलिज्म पॉलिटिकल टेंशन, तो होगी ना बच्चे, जब उनको भी समझ आएगी आपकी कम्युनिटी वालों को कि ये चीज गलत है तो यही तो होगा और क्या होगा। और लास्ट में देखते हैं हम इंप्लीकेशंस क्या है। सबसे बड़ी इंप्लीकेशन है फेडरलिज्म के ऊपर, स्टेट और सेंटर की टेंशंस है, कंट्रोल है, ओवर कंट्रोल ऑफ स्टेट वक्फ बोर्ड। तो हमने बोला ना कि आपने सेंटर को तो बोला कि एडवाइजरी रोल है, तो ऐसे पॉसिबल थोड़ी सारी चीजें स्टेट को थोड़ी दे देंगे। सेकंड आपका माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स में बच्चे क्या है कि टेस्ट बैलेंस बिटवीन रिलीजियस ऑटोनॉमी एंड स्टेट रेगुलेशन। वो कहते हैं एक तरफ माइनॉरिटी राइट्स का झंडा लेके आते हैं और जब कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज दे रहा है उसको एक्सेप्ट करते नहीं है। बेटा आर्टिकल 44 को लेकर आओ ना फिर। थर्ड है जुडिशरी, जुडिशरी का कहते हैं ईआरपी डॉक्ट्रिन वंस अगेन एट सेंटर से उन्होंने बोला है कि आपकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, आपकी चैरिटेबल वाली चीज है, ये लॉ के अंदर नहीं आता, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ। फिर आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होगी, वोट बैंक पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं इंडिया में, जो बहुत प्रचलन है। माइनॉरिटी सेंटिमेंट्स स्पेशली इन स्टेट्स विद लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन में इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, ठीक है। गवर्नेंस में क्या पुश फॉर डिजिटाइजेशन ट्रांसपेरेंसी बट रिस्क एलिनेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब हमें देखना क्या है, हमें सबसे ज्यादा क्या किस चीज के ऊपर ध्यान रखना है, हम देखना है 2025 वाला क्या कहता है। वो कहता है कि वक्फ बाय यूजर एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसे आपको 5 साल के लिए आपको अपना मुस्लिम लॉ प्रीच करना पड़ेगा। जो लैंड आपके पास है उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक होगी, डिजिटलाइजेशन होगी इस डॉक्यूमेंट्स की सारी, उसकी क्या कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स चेक होंगे और देखा जाएगा कि आपको लैंड दी किसने है। सेकंड बोला है कि आप जो माइनॉरिटी का झंडा लेके आ जाते हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी चीजें हमने आपको राइट्स दिए हैं पर वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप अपने राइट यूज करते हुए किसी और का राइट वॉलेट नहीं करोगे। तीसरी चौथी चीज उन्होंने क्या बोली है कि एलिजिबिलिटी है कि बैन ऑन वक्फ बाय यूजर है, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम लेकर आओ, ट्राइब्यूनल और आपकी जो अपील है वो हाई कोर्ट में जाएगी, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड चेक होंगे और एंटी करप्शन मेजर्स होंगे कि आप लैंड को ऐसे इंक्रोच नहीं कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट वक्फ। जो हमने देखा, हमने ओवरव्यू देखा है वक्फ की। वक्फ क्या है? वक्फ एक बॉडी है, वो क्या करती है, वो लैंड को मैनेज करती है, जो उसको डोनेशन चैरिटेबल पर्पस के लिए मिलते हैं या रिलीजियस पर्पस के लिए मिलता है, एक वाकिफ या डोनर उसको देता है और मुतवली उसको क्या करता है, मैनेज करता है। यही कंट्रोवर्सी की लैंड कहां से आई, अगर आई है तो उसका सोर्स बताओ, अगर आपको डोनेट किया तो उसका सोर्स बताओ, और क्या करो, डिजिटलाइजेशन करो, एंटी करप्शन मेजर्स लेकर आओ और ट्रांसपेरेंट और एथिकल वे से क्या करो, आप इस लैंड को प्रैक्टिस करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो फंडामेंटल राइट है वो अगर आपका पूरा रिस्पेक्टेबल है, रिस्पेक्टेड है, पर ये नहीं कि आप अपना फंडामेंटल राइट यूज करते हुए किसी और के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करो। सो दिस वाज ऑल अबाउट वक्फ। थैंक यू।